यहाँ उपस्थित अभिभावक तुल्य अतिथिगण, मेरे बहन और एक भूमिका बनाकर आदरणीय पवन जी ने मुझे अस्तित्व और प्रकृति की व्यवस्था को आप लोगों के साथ करने का एक अवसर दिया है। जो भूमिका उन्होंने बनाई उसमें एक मैं छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूं। उनकी एक आशंका है कि शायद कुछ दिनों के बाद कोई साधु घूम नहीं पाए, उसको प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। तो मैं उनको सूचना भी देना चाहता हूं कि आजकल प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ने लगी है। जो लोग परिक्रमा करते हैं वो प्रमाण पत्र बनाकर ही चलते हैं। अमरकंटक में एक प्रमाण पत्र बनाते हैं कि ये परिक्रमावासी है और इस दिन से परिक्रमा प्रारंभ किया है, और किनारे किनारे जहां जहां जाता है ठप्पे लगवाता है। और वो भी केवल इसीलिए लगाता है कि भयवश, कि कहीं कुछ झंझट हुआ तो उनको पकड़ न ले कि भाई तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो, तुम यहाँ नए आदमी दिख रहे हो, कोई अपराध हुआ है तुमने तो नहीं किया। फिर भी कुछ लोग हैं जो अभी भी ये हिम्मत कर पा रहे हैं कि बिना प्रमाण पत्र के घूमें, पर ऐसे लोग विरले हो गए, 1000 में 1 हो गए। तो वो स्थिति तो आ गई है कि हम संकट में पड़ गए। प्रकृति में व्यवस्था है, इसकी बात मैं एक छोटे से कहानी से शुरू करता हूं। कहानी मतलब एक घटना है जो मेरे साथ घटी है। एक बार हम लोग बांदा गए हुए थे, प्रेम भाई हमारे साथ बैठे हैं, उनके गांव में ही हम लोग कोई कार्यक्रम करने गए थे, पहली बार गए थे। तो उनके बगीचे में हम लोग भोजन किए और वहीं बैठे रहे। तो वहां पर मुझे एक पौधा दिखा जो मैंने पहली बार देखा। नाम तो सुना था, कभी देखा नहीं। उस पौधे को देखकर मुझे ऐसा लगा कि कोई एक कुछ दिव्य बूटियों की नाम सुनता था, वो दिव्य बूटी है। तो मैंने प्रेम भाई को पूछा कि ये वही चीज है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं भैया, ये वहां कहाँ होगा, इसको तो उजाड़ कहते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पूरी खेती ये चौपट कर दिया। ये जब होता है तो कुछ खेत में फसल होती है नहीं, सब बर्बाद कर दिया है। फिर भी चूंकि बाबा जी साथ में ही थे तो मैंने सोचा कि एक बार पूछ के देख लिया जाए। तो एक उसकी छोटी सी टहनी तोड़ा और मैंने बाबा जी से पूछा। तो बाबा जी बोले हाँ ये तो वही लगता है। फिर उन्होंने पूछा क्यों प्रेम, ये तुम्हारे यहाँ पर है? बोले बाबा जी ये तो उजाड़ है, हम तो परेशान है। तो उन्होंने उनको एक ऐसा कहा कि ये जो पौधा है इसका जड़ को इस मौसम में उखाड़ लो और जड़ को अलग से सुखा लेके रख लेना छाया में, बाकी पौधों को भी सुखा लेना, उसको जला देना, राख बना देना। जड़ को तो रख लेना, यहाँ पर जब हम आएंगे तो कोई दवाई बनाएंगे अगली बार जब आएंगे, और राख को रख लेना, उसको मैं अमरकंटक ले जाऊंगा, उससे मैं कुछ करूंगा। तो जड़ से अगली बार जब आए तो एक आंखों की दवाई बनाई, और वो दवाई वहां पर बहुत ज्यादा सफल रही, बहुत ज्यादा उसका दाम हुआ और बहुत लोगों को उससे आंखों के रोग में आराम हुआ। तो अगले सीजन से वो लोग प्रतीक्षा करते थे कि वो पौधा उगे, कब बड़ा हो और कब उसको वो निकाल कर रख सकें और उसका सदुपयोग कर सकें। और उस क्रम में चूंकि जड़ खोद के निकाल दिए थे तो बहुत सारी ऐसी जगह जहां वो उजाड़ के रूप में फसलों को हानि पहुंचाती थी वो भी कम हो गई। तो यहाँ एक बहुत छोटी सी बात समझ में आती है कि चीजें तो हमारे चारों तरफ हैं, केवल हम उनके साथ संबंध को पहचान नहीं पा रहे हैं या संबंध को पहचान पा रहे हैं। केवल इतनी ही चीजें हैं, हमारे चारों तरफ तो हैं। यदि हम संबंध को पहचान रहे हैं तो वो हमारे लिए समाधान है। यदि हम संबंध को नहीं पहचान पा रहे हैं तो वही चीज हमारे लिए समस्या है, पीड़ा है, उससे हम दुखी हैं। तो समस्या और समाधान बाहर नहीं, प्रकृति में नहीं, हमारे सोचने के ढंग में। जैसे मैं नदियों के बारे में सोचता हूं तो जब बरसात होती है तो एक पूरा इलाका है जहां लगभग एक साथ बारिश होती है। जैसे छत्तीसगढ़ पूरा इलाका है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। इसके किनारे किनारे पहाड़ है, भौगोलिक रूप से देखने पर लगता है, और बीच में एक कटोरा जैसा एक प्लेन आता है, मैदान, समतल भाग, और ये महाराष्ट्र का कुछ भाग लेता है, अमरकंटक की पहाड़ियां लेता है, और इधर पूरा
सरगुजा और ये छत्तीसगढ़ का ज्यादातर जो भाग है उसका पूरा पानी वो पूरे एक जगह जमा है। और ये पूरा जो बरसात होती है पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ होती है और पूरा पानी सब छोटे छोटे नालों से होता है जो अंततः महानदी तक पहुंचता है और ये महानदी समुद्र में मिल जाती है उड़ीसा में। तो प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है वहां कि छोटे छोटे नाले अंततः उस महानदी में मिलते हैं और महानदी का पानी वहां चला जाता है। एक प्राकृतिक व्यवस्था है पहले से, ड्रेनेज सिस्टम पानी को ले जाने का। और चूंकि वो ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है यहाँ की तुलना में, 150 से 200 सेंटीमीटर जो नापा गया है वैसी वर्षा होती है। और जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है जब पहली बार बारिश होती है तो वहां एक साथ पूरे मौसम में पानी गिरता है और भी 48 घंटा पानी वहां गिर गया तो सारे नालों में बाढ़ आता है और पूरा नाला एक साथ हो जाता है, पूरे पानी एक साथ हो जाता है। तो यदि हम बांध के रखते हैं छोटे छोटे या बड़े बड़े तो एक समय में ये सब भर जाते हैं और फिर उसको खोलना पड़ जाता है और सारा पानी फिर वापस महानदी में जितना 10 दिन में पहुंचता था वो अब 1 दिन में पहुंचने लगता है। तो बाढ़ का जो एक बहुत बड़ा कारण अब ये डैम हो गए, चाहे छोटे डैम बोले चाहे बड़े डैम बोले, उनको अब खोलना पड़ता है। तो प्राकृतिक व्यवस्था को ठीक से समझे बिना हमने छोटे छोटे डैम बना दिए या बड़े बड़े डैम बना दिए, वो अंततः एक समय जाकर हमारे लिए संकटकारी हो। ऐसी चीजें जैसे गंगा पर अपन देखेंगे तो पूरे मध्य भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो सारा पानी गंगा में चला जाता है, उत्तरी भारत का सारा पानी गंगा में जाता है और नेपाल की सारा पानी मतलब हिमालय और विंध्या के बीच का जो सारा पानी है वो लगभग 95% पानी पूरा गंगा में चला आता है। और यदि हम बांध बनाते हैं और इस पूरे बेल्ट में भी वर्षा लगभग एक साथ एक जैसे ही समय में होती है, तो यहाँ पर हम इन चीजों को यदि ठीक से नहीं समझेंगे और व्यवस्था को बनाने जाएंगे तो एक बहुत बड़ी परेशानी। तो एक अभी बहुत छोटा सा समय है मेरे पास, तो एक छोटा सा हम प्रयास करेंगे कि एक भौगोलिक रूप से भी हम देखेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था बनी है, कम से कम भारत के छोटे से भाग में। और दूसरा, प्रकृति में जो व्यवस्था है उसमें जब हम कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि प्रकृति में व्यवस्था है मतलब इसके सब विभागों में व्यवस्था है, या बहुत मोटे तौर पर कहते हैं कि प्रत्येक इकाई स्वयं व्यवस्था है, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। इसको जब और छोटे छोटे रूप में देखेंगे तो पदार्थ अवस्था अपने आप में व्यवस्था है, प्राण अवस्था अपने आप में व्यवस्था है, जीव अवस्था जिसमें जीव जंतु और पशु पक्षी आते हैं ये अपने आप में व्यवस्था है, और ये अपने से बड़ी व्यवस्था में क्रमशः भागीदार है। इसी क्रम में मानव भी अपने आप में व्यवस्था होना है और इन चारों के साथ उसको पूरकता को निभाना है। ये क्रम हम देखते हैं। तो पहले एक छोटा छोटा अंतर हम इसको देख लेते हैं कि पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था में क्या खास अंतर है। तो एक छोटा सा अंतर है कि पदार्थ अवस्था में मिट्टी पत्थर सांस नहीं लेते हैं, श्वसन नहीं होता, उसके कारण उसमें साथ साथ जो चलने वाली चीजें वृद्धि या प्रजनन दोनों नहीं होता। पेड़ पौधों में एक विशेषता है या मौलिकता है, ये सांस भी लेते हैं, इसमें प्रजनन और वृद्धि दोनों चीजें। यदि अपन जीवों को और पेड़ पौधों में अंतर को देखते हैं तो इन दोनों में बहुत सारी चीजें समान दिखती है। दोनों सांस लेते हैं, दोनों में प्रजनन होता है, दोनों में वृद्धि होती है, परंतु एक बहुत मौलिक अंतर है कि जीव जंतु में एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं मानना। पेड़ पौधों में मानना नहीं होता। पहचानना तो पेड़ पौधों में भी होता है, जीवों में भी होता है। पेड़ पौधों में पहचानना होता है, अर्थात एक पेड़ को हम लगाते हैं तो उसकी जड़ उसी तरफ बढ़ती है जिस तरफ पानी होता है, या उसकी पत्तियां उस तरफ बढ़ती है जिस तरफ रोशनी या धूप उसको ज्यादा मिले, तो ये पहचानता है। या किसी बेल को हम देखेंगे कि वो पेड़ को पहचानता है, उसकी तरफ चलता है। मानना उससे थोड़ी सी अलग चीज है। जैसे मेरा कुत्ता होता है, वो मुझे भोंकता नहीं है, मुझे काटता नहीं, लेकिन आपको काटेगा। मेरी गाय को मैं धोता हूं तो मुझे ज्यादा दूध दे देती है, आप उसको धोएंगे तो आपको दूध ही नहीं देगी, या हो सकता है मेरे से भी ज्यादा दे। तो सामान्यतः एक ऐसी चीज है जो इन दोनों में अंतर को स्पष्ट करती है, इसको हम कहते हैं मानना।
तो जानवर किसी को अपना मालिक मानते हैं, किसी को अपना मालिक नहीं मानते हैं, किसी को मित्र मानते हैं, किसी को शत्रु मानते हैं। पेड़ पौधों में ऐसी कोई चीज नहीं होती। इसके आधार पर हम इन दोनों में अंतर करते हैं। इसी प्रकार जीवों और मनुष्य में भी बिल्कुल एक जैसी चीजें दिखती है। दोनों सांस लेते हैं, दोनों में वृद्धि है, दोनों में प्रजनन है, और इसके साथ साथ दोनों में शरीर और जीवन, दोनों में मानने वाली क्रिया भी पाई जाती है, दोनों में पहचानने वाली और निर्वाह करने वाली क्रिया पाई जाती है। मानव में एक विशेष चीज और है इसमें, जो उसकी मौलिकता है कि मानव में जानने वाली प्रक्रिया है, या इसके मूल में कल्पनाशीलता या कर्म स्वतंत्रता है। जीव जगत जीते तो हैं, और इस जीने के क्रम में जीवन ही शरीर को चलाता है, लेकिन उसकी सीमा है कि उसमें जीवन शरीर को चलाता है, उसका उद्देश्य केवल शरीर को बनाए रखना है और शरीर की परंपरा को बनाए रखना है। ऐसा कोई भी कार्यक्रम जीव नहीं करते हैं जिससे उसका शरीर को कष्ट हो, शरीर बीमार पड़े या शरीर की परंपरा रुके। इसके लिए जीव जीते हैं। तो एक प्रकार से जीव परतंत्र है, वहां जीवन है, लेकिन जीवन अपनी तृप्ति के लिए काम नहीं कर पाता, अवसर नहीं, बाध्यता है, सीमा है। मनुष्य में देखें तो यही एक अंतर है, यही एक मौलिकता है कि मनुष्य अपने जीवन की तृप्ति के लिए जीता है और इस तृप्ति की परंपरा को बनाए रखने के लिए जीता है। एक बहुत बड़ा और मौलिक अंतर है। जीव अपने शरीर को बनाए रखने के लिए जी रहे हैं, शरीर की परंपरा को बनाए रखने के लिए जी रहे हैं, लेकिन यदि किसी मनुष्य को ऐसा लगता है कि शरीर को बनाए न रखते मैं ज्यादा सुखी हो सकता हूं, जीवन को तृप्ति हो सकती है, तो वो ऐसे रास्ते अपनाता है, लड़ता है, मरता है, शहीद होता है। इस प्रकार के कार्यक्रम को वो चुनता है। या शरीर की परंपरा नहीं बनाना है, विवाह नहीं करना है, संतान पैदा नहीं करना है, इससे सुख होगा, ऐसा मानते हैं, तो वो उसी को पूरी जिंदगी निर्वाह भी करते हैं। तो जीवों में और मनुष्य में जीने का एक खास जगह है, खास अंतर है। वो है जीवन की तृप्ति के लिए मनुष्य जीता है और जीवन की तृप्ति की परंपरा के लिए मनुष्य जीता है। तो मनुष्य के स्वतंत्रता की संभावना इसी जगह पर है कि हम जीवन की तृप्ति को पाने के लिए स्वतंत्र हैं, जीवन की तृप्ति की परंपरा को बनाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा बना पाते हैं तभी स्वतंत्रता सार्थक है। यदि बना नहीं पाते तो स्वतंत्रता नहीं हुई, फिर वो परतंत्रता ही हुई। स्वतंत्रता का प्रमाण नहीं आया यदि हम ये सुख को या तृप्ति को नहीं पाते। ये एक बड़ा और मौलिक अंतर हमको दिखता है। इसके साथ साथ यदि हम इन चारों अवस्थाओं को देखें तो पदार्थ अवस्था बहुत ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि पदार्थ अवस्था में मिट्टी है, पत्थर है, पानी है, हवा है। तो धरती ही खुद इतनी मोटी और बड़ी रचना है कि इसका 40,000 किलोमीटर बड़ा इसका व्यास है, परिधि खूब बड़ा एक गोला है। ये पूरे मिट्टी पत्थर ये पदार्थ ही है, और इसके ऊपर में हवा कई किलोमीटर तक। तो पदार्थ अवस्था बहुत ज्यादा मात्रा है। पेड़ पौधों को देखेंगे तो पेड़ पौधे इसकी सतह से 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर या 10-20 मीटर तक ऊंचे, वो भी थोड़े से भाग में, 100% भाग में नहीं। तो पेड़ पौधे पदार्थ से बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ज्यादा कम। यदि अपन प्रतिशत में देखेंगे तो 0.1% भी नहीं होगा, 0.0012 ऐसा कुछ जाएगा। मतलब अरबों गुना अधिक है पेड़ पौधे से पदार्थ अवस्था। उसी प्रकार पेड़ पौधे जो हैं ये जीव जंतुओं से बहुत ज्यादा है, कई गुना, हजारों गुना ज्यादा है। ये जो प्राकृतिक ऐश्वर्य को हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि पेड़ पौधे का भोजन मिट्टी है, पानी है, हवा है, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में पहले से उपलब्ध है, हजारों लाखों गुना, अरबों गुना। तो ये धरती की जो संरचना ऐसी है या व्यवस्था ऐसी है कि पेड़ पौधों के लिए भोजन की कमी नहीं। कभी ऐसा नहीं होगा कि पेड़ पौधों के लिए भोजन ज्यादा हो जाए, कम हो जाए। पेड़ पौधे पदार्थ अवस्था से ज्यादा हो ही नहीं सकते, संभावना ही नहीं। तो पेड़ पौधों के लिए भोजन हमेशा है।
और हजारों गुना ज्यादा है, लाखों गुना ज्यादा है, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि इसमें कमी हो। हाँ, एक संभावना हम ये देख सकते हैं कि शायद उनको पानी ना मिले समय या हवा ना मिले। हवा ना मिलने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि हवा तो सब जगह है, और जितने अपन धरती के करीब अपन आते हैं उतनी अच्छी हवा है जो पेड़ पौधों को चाहिए। तो हवा की भी संभावना न मिलने की बिल्कुल नहीं। पानी की बात अपन देखेंगे तो अपन पाएंगे कि बिल्कुल उल्टा है। सबसे अधिक पेड़ पौधे वहां पर हैं जो पहाड़ जैसी जगह है। मैदानों में कम पेड़ पौधे मिलेंगे, पहाड़ों में ज्यादा पेड़ पौधे मिलेंगे। तो पानी की भी व्यवस्था ऐसी है कि हर साल समुद्र से पानी उठकर पेड़ पौधों के पास आता है। सबसे पहले पहाड़ों में वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा पहाड़ों में। तो प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है जैसा कुआं प्यासा के पास खुद गया। तो पेड़ पौधों को भरपूर पानी मिलता है, पेड़ पौधे अपने लिए साल भर का पानी रख लेते हैं, और बचा हुआ पानी एक प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम से या वाटर सप्लाई सिस्टम बोलिए, उससे धीरे धीरे सारे धरती को शेष भाग को सींचता हुआ वापस समुद्र में चला जाता है। और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहां तो एक बार पानी गिरता है और एक बार बर्फ गिरती है, तो वहां पानी स्टोर करने का एक और बहुत सुंदर व्यवस्था। तो पेड़ पौधों को पानी नहीं मिले ऐसी कोई संभावना ही नहीं, हमेशा पानी मिलेगा। इस ढंग से धरती बनी हुई रखी है। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि धरती की सतह पर कहीं बीच बीच में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, और उसको अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि जो समुद्र से जो भाप लेकर बादल लेकर आने वाली जो हवाएं हैं वो पेड़ पौधों तक पहुंच सके, पहाड़ों तक पहुंच सके, उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है जहां हवाओं को गति मिले पहाड़ों की। तो बीच में कुछ जगह काफी गर्म हो जाते हैं, कुछ जगह ठंडी हो जाती है, और ठंडी और गर्म के बीच में हवाओं की एक गति बनती है जो उन बादलों को समुद्र तक ले आते हैं। या राजस्थान, जो बंबई के समुद्र से राजस्थान होते हुए जो हवाएं जाती है, तो राजस्थान के आप पहाड़ों को भी देखेंगे तो लगभग उस प्रकार के पैरेलल है। मतलब कम से कम ये हवाओं को रोकती है, बादलों को कम से कम रोकती है, बादल निकल जाए उसी दिशा में ये सब पहाड़ है। और राजस्थान का जो रेगिस्तान है या हिमालय की जो ठंडक है, ये एक ऐसी गति देती है जिसके कारण बादल धीरे धीरे समुद्र से आकर वहां तक पहुंचते हैं। ऐसे हर जगह हम पाएंगे बीच बीच में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ताकि वहां पानी गिरे, और वहां पानी गिरने के बाद एक प्रकार से समान रूप से बंटवारा होने की एक व्यवस्था है। समान का मतलब बिल्कुल हर जगह एक जैसा होगा ऐसा नहीं। प्रकृति ने कुछ ऐसे पॉकेट बने हुए प्रकृति में रखे हुए हैं जहां रेगिस्तान होना भी एक अनिवार्यता है, जो पानी की गति को या हवा की गति को नियंत्रित करता है और या जो गंतव्य वहां तक ले जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था से हम देखते हैं कि पूरा एक पदार्थावस्था की जो संरचना है इस प्रकार से है कि पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पनप सके। इसी प्रकार धरती के ऊपर की मिट्टी को हम उठा के देख सकते हैं, उसमें पेड़ पौधे ज्यादा अच्छी तरह होते हैं। हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, और एक समय के बाद तो ये मिट्टी बिल्कुल बेकार होगी, पेड़ पौधों के लिए एक प्रकार से जहर का काम करेगी। तो पहले धरती की सतह की रचना ही उस ढंग से बनी है कि वहां ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हो सके। तो एक छोटे से 2-3 उदाहरण है ये, जो ये हमको समझ में आता है कि धरती की सतह अपने आप में एक व्यवस्था है, और जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं उन धातुओं को, उन खनिजों को धरती ने अपनी सतह पर एक प्रक्रिया से वो धरती की सतह पर आया हुआ है, और जो चीजें हानिकारक है वो धरती के नीचे है पहले से दबी। ये धरती की रचना को हम देख सकते हैं। इसी प्रकार धरती के सतह पर जो पेड़ पौधे उगते हैं उन पेड़ पौधों में भी एक पूरकता हमको समझ में आती है। ये पेड़ पौधे आगे जीव अवस्था के लिए पूरक होते हैं। जीव अवस्था का भोजन ये पेड़ पौधे ही होते हैं। हवा पानी और मिट्टी ही उनके रहने की जगह है, और हवा पानी मिट्टी ही उनका आहार है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधे जीवों से बहुत ज्यादा हैं, हजारों गुना ज्यादा है, मिट्टी पानी और हवा और अधिक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं लगता है कि जीवों को रहने की कोई जगह में कमी हो जाएगी या जीवों को पानी की या भोजन की कमी हो जाएगी। ऐसी कोई संभावना नहीं है।
ये हो ही नहीं सकता। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जीव जंतुओं के लिए पेड़ पौधे कम है। हमने कभी नहीं सुना कि हाथी किसी जंगल को काट के खत्म कर दिया या ऊंट पूरे रेगिस्तान को खा गया। सबसे बड़ा जानवर ऊंट है, बड़े जानवरों में एक तो ऊंट ही है, और वो रेगिस्तान में होता है जहां पेड़ पौधे नहीं के बराबर, वहां वो रहता है, वहां वो पलता है, उसकी पूरी आवश्यकता पूरी है। हाथी तो और विशेष प्रकार का जानवर है, वो तो डाली तोड़ तोड़ के खाता है। एक डाली तोड़ता है मोटी मोटी और उसकी पत्तियों को खाता है, चला जाता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाथी ने पेड़ पौधे को, जंगल को खत्म कर दिया, बल्कि इसका उल्टा है। हाथी जिन जंगलों में पाया जाता है वहां बहुत ज्यादा नमी होती है, और इतनी नमी होती है कि वहां यदि कई पेड़ पौधों की डालियां टूट के गिर जाए तो उसमें जड़ आ जाती है और वो लग जाता है। सागौन यहां पर लगाते हैं, आप यहां पर सागौन की कलम लगाना यहां बहुत मुश्किल बात है इस प्रकार के जलवायु में। लेकिन जहां पर हाथी पाया जाता है वहां पर यदि सागौन का एक डाली टूट के गिर जाता है तो वो जमीन में लग के ही रहता है। वहां की जलवायु ऐसी, तो हाथी जितना खाता है उससे अधिक तो वो बोता है, उसका लगाया हुआ पेड़ और तेजी से। तो ऐसी बहुत सारी इनकी पूरकताएं इस ढंग से बनी हुई है कि अपने लिए अनुकूलता बनाती है और आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकूलता बना रहे हैं। ये हमको बहुत अच्छे से दिखता है। जैसे प्रयोग के लिए एक टोकनी घास हम एक गाय को खिलाएंगे और उसके बाद उसका जो गोबर होगा उससे जो घास पैदा होगी वो निश्चित रूप से एक टोकनी से ज्यादा। तो इसमें गाय भी पनप गई और आगे उसके लिए जो घास हुआ वो और ज्यादा हुआ। यदि गाय उस घास को नहीं खाती तो उसको खाद बनने में 1 साल या 2 साल लगते, लेकिन गाय खाने के बाद वो 1 महीने के अंदर वो फिर से खाद बन गई। तो वो जो एक चक्र है उसको गाय ने बढ़ा दिया। इसी प्रकार सारे जानवर, जंगली जानवर या पालतू जानवर, वो हिंसक जानवर, वो ये सभी इस पूरी प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, तेज करते हैं। तो अपने लिए भी अनुकूलता बनाते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी अनुकूलता बनाते हैं। और यदि हम पेड़ पौधों को देखेंगे जो हो रहे हैं, जो उगते हैं, और जीवों का भोजन देखेंगे तो हम देखेंगे कि 90-95% वनस्पतियां वो है जो पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनको जानवर खा सकते हैं। जो विषैली या जहरीली जो चीजें हैं वो बहुत ही कम मात्रा में, या जिसको हम विषैली बोलते हैं उसको भी खाने वाले एक प्रकार के जानवर हैं जो उसी को खाकर जीवित रहते हैं। तो ये क्रम से प्रकृति की व्यवस्था दिखती है कि पदार्थ अपने आप में एक व्यवस्था है और इस ढंग से सजा हुआ है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे उग सकें। पेड़ पौधे अपने आप में एक व्यवस्था है और इस ढंग से है कि अधिक से अधिक जीव जानवर उसमें पनप सके। और इन तीनों के अनुपात में फिर मनुष्य होता है। इन तीनों में कोई कर्म स्वतंत्रता नाम की चीज नहीं है। कर्म स्वतंत्रता यहां स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जीवन की तृप्ति और उसको बनाए रखने के अर्थ। उनमें कर्म स्वतंत्रता या कल्पनाशीलता केवल वहां तक है जीवों में जो अपने शरीर को और अपने शरीर की परंपरा को बना के रखते हैं। इतना उसमें है, इससे अधिक नहीं है। तो मनुष्य में ये सभी चीजें हैं, कल्पनाशीलता भी है, कर्म स्वतंत्रता भी है, और उसका उद्देश्य यह है कि जीवन की तृप्ति हो और उस तृप्ति की परंपरा। तो इस अर्थ में मानव का कार्यक्रम ऐसा होता है कि चूंकि पेड़ पौधों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं है, प्राकृतिक ऐसी व्यवस्था है, उनकी संख्या या उनकी मात्रा पदार्थ अवस्था से बहुत कम है। इसी प्रकार जीवों में ये चीज देखते हैं कि इनकी संख्या, इनकी मात्रा पेड़ पौधों से बहुत ही कम है, और इसी क्रम में मनुष्य की संख्या इसके अनुपात में ही होना। ये बात हमको समझ में आती है। बाकी जगह एक प्रकार का बाध्यता है नियंत्रण के लिए। शाकाहारी और मांसाहारी पशु हैं, उनकी संख्या है, मांसाहारी शाकाहारी को खाते हैं, और इस क्रम में एक संतुलन बना। अक्सर मांसाहारियों के बच्चे कम होते हैं, मांसाहारियों की आयु कम होती है, इनकी प्रजातियां भी कम है धरती पर, मतलब जो थल है यहां पर इस ढंग से है। जबकि शाकाहारी ज्यादा संख्या में है, इसकी आयु ज्यादा होती है, इनमें प्रजनन बहुत ज्यादा है, और इसका एक अनुपात बना हुआ है कि कभी ये थोड़े से कम हो जाता है, कभी ये थोड़े से ज्यादा होता है, लेकिन एक उसकी सीमा है, उसके बीच में बने रहता है।
ये कभी कम ज्यादा नहीं। यदि अपन जीव जगत को छोड़कर अपन वनस्पति जगत में देखते हैं, तो जैसे पीपल का पेड़ है या वट का पेड़ है, इसको अपन ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा फल होता है, उसमें 100 से अधिक बीज होते हैं, बहुत छोटे छोटे फल हैं। और एक पेड़ में तो 1 करोड़ से अधिक फल होते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक पीपल का पेड़ एक सीजन में, एक वर्ष में 1 अरब बीजा देता है। परंतु 1 अरब में 1 पौधा भी हो जाता है क्या? ऐसा नहीं। यदि एक पेड़ से हर साल 1 पौधा नया बनने लगे, तो अगर 100-200 सालों में धरती पर केवल बरगद या पीपल ही होगा। या आम को ही ले लेंगे, आम में जैसे 1000 फल होते हैं, उसमें केवल 1 ही यदि पनप जाए, तो हर 15 साल में उसके बाद फिर ये एक समय के बाद ये एपी से जीपी में बढ़ने लगेगा। तो 50-100 साल पर्याप्त है इस धरती पर केवल आम होने। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर एक नियंत्रण है। जो लंबी आयु वाले पेड़ हैं, उनकी बीजों के उगने की जो कंडीशन है वो काफी कठिन है। कोई जानवर या कोई चिड़िया इसको खाते हैं और बीट करते हैं, उसके बाद इनके उगने की संभावना है। फिर इनकी ग्रोथ, इनकी जो वृद्धि इतनी धीरे है कि ये जमीन पर उग ही नहीं सकते। उग गए तो ये मर जाते हैं, कोई चढ़ जाता है, तो इनको पेड़ में या किसी दीवार के ऊपर उगना पड़ता है। तो पेड़ में उगते हैं तो इनकी गति इतनी धीरे रहती है कि 20-25 साल के बाद ये इनकी जड़ धरती तक पहुंचती जब वो मजबूत है। मकान बनने के बाद इसके लिए ज्यादा संभावना हो गई कि मकानों में कई जगह ऊपर में बनते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक प्रकार का नियंत्रण है कि कोई एक जाति का वृक्ष पूरे धरती पर कब्जा नहीं कर पाता। सबको एक प्रकार का अवसर है कि सारी जातियां इसमें बनी हुई है। कभी किसी समय में कोई प्रजाति कम मात्रा में दिख सकती है, कभी कोई प्रजाति थोड़ी ज्यादा मात्रा में दिख सकती है, और इसके बीच में ये चल रही है, सभी की परंपराएं चल रही है। तो जीवों में एक संतुलन चीज, शाकाहारी और मांसाहारी, पेड़ पौधों में एक प्रकार का नियंत्रण है प्रजातियों के रूप। इसी प्रकार यदि हम मनुष्य में देखने जाएं तो मनुष्य में भी ये संतुलन और नियंत्रण तो है, लेकिन इसके साथ जीवन की तृप्ति के लिए दूसरे प्रकार की चीजों की जरूरत है। जैसे हम देख रहे हैं कि हजारों सालों से मनुष्य ये प्रयास कर रहा है कि लड़के ज्यादा हों, लड़कियां कम। ऐसे प्रयास है, ऐसी कामना है, ऐसे प्रयास है। और यूनानी में और आयुर्वेद में ऐसे कई दवाइयों का जिक्र है जहां पर लड़कियां न हो, लड़के पैदा हो, इसके लिए बहुत प्रयास किए। और जो पैदा हुए भी कई जगह तो उनको बचपन से मार डाला गया लड़कियों को। ऐसी भी कई अपन कहानियां सुनते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम पूरे धरती का आज भी उठाकर देखते हैं तो लड़के और लड़कियों की संख्या या स्त्री पुरुष अनुपात लगभग 50-50 है। लगभग इतना करने के बाद किसी जगह पर महिलाएं ज्यादा है, किसी में पुरुष ज्यादा है। पूरा धरती का एक एवरेज बता रहा है। इतना करने के बाद लगभग 50-50। तो एक प्रकार से एक प्राकृतिक एक नियंत्रण है। तो नियंत्रण और संतुलन और नियम ये बिल्कुल एक समान प्रभावी है और ये हमेशा हर जगह पर काम कर रहे हैं। मनुष्य की जो ये बाकी चीजें हैं, जीवन की तृप्ति वाले भाग, व्यवहार में न्याय की या व्यवस्था में धर्म की। धर्म के बारे में यहां ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग इन शब्दों को सुनते हैं, समझते हैं कि हम किसी हिंदू या मुस्लिम या ईसाई या किसी और धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो न्याय, धर्म और सत्य, ये 3 चीजें मानव के लिए जरूरी है। ये मानव के जीवन की तृप्ति के लिए जरूरी है। तो जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि जीवन की तृप्ति और उसकी परंपरा को बनाए रखने के लिए मानव जीता है, इसी के साथ ही संभव दिखता है। प्राकृतिक व्यवस्था में हमको हर जगह एक संगीत, हर जगह एक व्यवस्था दिखती है। यहां पर कोई भी कमी हमको नहीं दिख पा रही, या जितना बारीकी से हम उसको देखने का प्रयास करते हैं वही चीजें हमको दिखती हैं। जैसे एक छोटे से उदाहरण के लिए देखेंगे कि जो चीजें हमको ज्यादा जरूरत पड़ती है, हमारे शरीर में जो तत्व ज्यादा है, वो तत्व धरती की सतह पर मिलेंगे। जैसे लोहा है या कैल्शियम है या एल्यूमिनियम है, ये चीजें धरती की सतह पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगी, हमको नीचे जाने की जरूरत नहीं। जैसा धरती के गर्भ में ये परिपक्व होने के बाद
किसी ज्वालामुखी से या भूकंप से ये बाहर आकर धरती की सतह पर आ गए। तो एक प्रकार की प्रक्रिया धरती के भीतर भी चल रही है। जैसे जैसे कोई चीज परिपक्व होता है, पदार्थ अवस्थाएं उस परिस्थिति में आ जाती है कि पेड़ पौधे और मानव और जीवों के अनुकूल हो जाए, वो अपने आप धरती की सतह पर आ जाएगा। और जो चीजें अनुकूल नहीं है उसको धरती की किसी प्रक्रिया से धरती के नीचे चली गई। जैसे कोयले के बारे में हम देखते हैं, मतलब अरबों टन कोयला धरती के नीचे दबा पड़ा। और कोयले के बारे में तो ये कहानी है, मतलब सही बात है कि यदि यहाँ पर एक कोयले का ढेर आप बना के रख देंगे, इसमें अपने आप आग लग जाए। आपको माचिस नहीं लगा, स्वतः ही आग लग जाए। कभी आप लोग जो कोयले के माइंसों में गए होंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर एक कार्यक्रम चलता है आग बुझाने का, पानी डालने का। गर्मी के दिनों में खासकर जहां तापमान थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, फरवरी मार्च से वहां केवल एक ही काम है, आग बुझाओ। अपने आप उसमें आग लग जाती है। और आग लगने का मतलब है सीधा सीधा वो राख और कार्बन डाइऑक्साइड में धरती की सतह में फैल जाता है। तो जो चीजें इतनी खतरनाक हैं, जो मनुष्य के लिए या पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है, उसको धरती पहले से नीचे दबा के रखी। और हर साल हम लाखों टन कोयला धरती के ऊपर हम ला रहे हैं, जो एक प्रकार की संकट खड़ा करता है। तो धरती की सतह की व्यवस्था ऐसी बन गई है कि जो चीजें अनुकूल है वही सतह पर आ पाई, जो अनुकूल नहीं है उसको धरती के प्रयासों से धरती के नीचे वो दबा पड़ा रखा हुआ। और कुछ चीजों की जरूरत धरती की सतह पर है, वो धरती की सतह पर है। और कुछ चीजों की जरूरत धरती के नीचे है, वो धरती के नीचे पर। ये मूल एक समझ है कि धरती एक व्यवस्था स्वतंत्रता है, क्योंकि यहीं पर जीवन की तृप्ति के लिए अवसर संभव। बाकी जगह जीवन की तृप्ति के अवसर ही नहीं है। जीवों में जीवन होते हुए भी उसकी तृप्ति की कोई संभावना ही नहीं है, कोई अवसर ही नहीं। तो यही वो जगह है जहां पर जीवन की तृप्ति हो सकती है। तो ये प्रकृति की छोटी सी व्यवस्था को मैं थोड़े से समय में रखने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि इसकी बात मैं रख पाया। आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया, ध्यान से सुना।